क्या आप अभी ये सोचते हैं कि अभी भी नंबर 1 बाकी है? मुझे कोई गुमान नहीं कि मैं कोई बड़ा नेता हूं, कह सकते हैं। हर एक मुसलमान को उस निगाह से देखना कि वो वतन परस्ती नहीं है, मैं इसको गुनाह मानता हूं। रहता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है। देखिए, नए राजस्थान में कानून है, न व्यवस्थाएं हैं, दहशतगर्दी की जिंदगी है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 10-12 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। गहलोत साहब के मन में बड़ी खींच है। हर बाप के मन में खींच तब होती है जब उसका बेटा पहले ही पायदान पर भी असफल हो जाता है। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान 7-7 में। आज की खास मुलाकात राजेंद्र राठौड़ के साथ। राजेंद्र राठौड़ नाम तो आपने सुना होगा, 7 बार विधायक रहे हैं, 4 बार मंत्री रहे हैं और वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा में हैं। ये वही नेता है जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और वर्तमान में ये पूरे राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान ही रखते हैं। चूरू की जनता कहती है, अक्सर जो लोगों से हम सुनने में मिलता है कि ये ऐसा व्यक्तित्व के धनी है ये जो 24 घंटे हमेशा जनता के लिए तैयार रहते हैं और चूरू की जनता के दिलों में राज करते हैं। राज तो पूरी राजस्थान की जनता के दिलों में करते हैं, लेकिन चूरू इनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे इनका खासा प्रभाव अपन को देखने को मिलेगा। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपके श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब से। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका दौड़ान साथ पर। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, सर आपने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और वर्तमान में प्रदेश में आप एक अलग पहचान रखते हैं। तो सर, जहाँ से आपने शुरुआत की वहाँ से आज ये मुकाम आपने हासिल किया, तो सर ये पूरा सफ़र आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरी बात सर, क्या आप अभी ये सोचते हैं कि अभी भी नंबर 1 बाकी है? देखिए, राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। मैं मेरी ग्रेजुएशन की परीक्षा करके विश्वविद्यालय के अंदर LLB करने के पश्चात जुडिशियल सर्विस में जाना चाहता था, पर समय की रफ्तार ने मुझे मोड़ दिया छात्र राजनीति की तरफ और छात्र सीनेटर, छात्र संघ का अध्यक्ष। और उसके बाद जब चंद्रशेखर जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनके साथ मैं पदयात्री बना और फिर सिलसिला प्रारंभ हो गया। जनता पार्टी, जनता दल D और फिर भारतीय जनता पार्टी, और एक लंबा सफ़र हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ सिद्धांत और नीति और एक दर्शन के साथ जुड़े हुए। और एक लंबा समय हो गया एक ऐसी जिले के जिला मुख्यालय चूरू का प्रतिनिधित्व करते हुए जहाँ की गंगा यमुना संस्कृति है। बस चरियते इसी साथ के साथ इस यात्रा में बढ़ते गए, चलते गए, और जहाँ भी हैं बड़े संतुष्ट भाव से हैं। पार्टी ने जो दायित्व दिया उसको पूरा करने की कोशिश में लगे रहता हूँ और मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। मुझे कोई गुमान नहीं कि मैं कोई बड़ा नेता हूँ। मुझे गुमान इस बात का है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिस पार्टी का नेतृत्व वर्तमान में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सर, केंद्र सरकार ने अभी अग्निपथ योजना लॉन्च की है, उसके सर भाजपा ने और भाजपा के नेताओं ने मेरिट्स तो सबने बताए, फ़ायदे सबने बताए। सर, क्या आपको लगता है कि उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं? देखिए, चीन के बाद हिंदुस्तान की सेना आकार की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। लगभग 15,60,000 सैन्य बल है हमारा, और इस सैन्य बल को विश्व की सर्वोत्तम और सबसे बड़ी सेना बनाए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता आज जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बना हुआ है, विश्वव्यापी वातावरण बना, उसमें आवश्यकता है। एक नवाचार हुआ है और नवाचार के अंदर एक नया रास्ता, नया पथ, अग्निपथ। और मैं समझता हूं कि उन नौजवानों को, जिन नौजवानों के मन में देश के प्रति, सेना के प्रति आकर्षण, लगाव, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भक्ति का भाव है, उनको अपनी अनुशासनबद्ध जिंदगी प्रारंभ करने का एक ऐसा मार्ग जिसके अंदर वो अग्निपथ के राही बनकर अगर देश की सेना के साथ जुड़ते हैं तो 30,000 रुपये महीने उनको राशि दी जाएगी, और उसके बाद 4 साल बाद इन्हीं में से उत्तम में से सर्वोत्तम 25% को नियमित कमीशन दिया जाएगा। 11 लाख से ज़्यादा राशि उनको इस नाते भी मिलेगी कि वो अपने जीवन का आगे का रास्ता, व्यापार वगैरह शुरू कर सकें। ग्रेजुएशन कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, एक वैकल्पिक मार्ग है। वैकल्पिक मार्ग के अंदर मैं समझता हूँ कमी खामी ढूंढना और राजनीतिक चश्मे से उस पर निगाह डालना, मैं इसको गुनाह मानता हूँ। ये ठीक वही बात हो गई जब कृषि बिल आए थे,
तब देश के सामने एक नई तस्वीर रखी थी कि अपने अनाज मंडी, कृषि उपज मंडी की चार दीवारी के बाहर किसान जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे अपनी उपज को बेच सके। वैकल्पिक बात थी, पुरानी व्यवस्था जस की तस लागू थी, पर कुछ राजनीतिक दलों ने इसका फायदा उठाने की गरज से ऐसा वातावरण बनाया कि पूरी नीति को किसान विरोधी नीति बना दी। अब भी कतिपय दल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये देश की सीमा को सर्वोच्च और सर्व बलशाली बनाने का की एक योजना, एक पथ है। इस पथ के में कांटे बिखेरने का काम नहीं करे तो ज़्यादा ठीक है। इसको अलग अलग चश्मे से देखा जा सकता है। कुछ लोगों को ये कहना है कि 4 साल बाद नौजवानों का क्या होगा। तो आज के नौजवानों को जरूरी नहीं कोई इस योजना से जुड़े ही, उसकी अपनी रास्ता है। पर जो नौजवान एक अनुशासित जिंदगी के अंदर एक देश की सेवा के साथ साथ, और मैं बताना चाहूँगा कि चीन के अंदर, अमेरिका, यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूएई के अंदर एक स्नातक के साथ डिग्री लेने से पहले उनको सेना के अंदर 1 साल से लेकर 2 साल तक रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एक सैनिक के तौर पर वो कानून कायदे समझने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के अन्य देशों में तो आधा दर्जन ज़्यादा देशों में इस प्रकार की योजना है, तो उसे रूपांतरित करके लागू यहाँ हिंदुस्तान में किया गया, तो इसको स्वागत करना चाहते हैं। सर, नुपुर शर्मा भाजपा के पूर्व प्रवक्ता व पूर्व नेता, जिन्होंने बयान दिया जो काफ़ी विवादों में रहा सर, उसके बाद में कई जगह प्रदर्शन हुआ उनके खिलाफ। उसके बाद सर अभी कन्हैया लाल जी की हत्या हुई उदयपुर में। तो सर, नुपुर शर्मा से लेकर कन्हैया लाल जी तक इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये देश और देश के विभाजन के बाद हिंदुस्तान के अंदर बहुत से वतन परस्ती लोग भी रहे, जिनको हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं, अक़लियत के लोग कह सकते हैं। हर एक मुसलमान को उस निगाह से देखना कि वो वतन परस्ती नहीं है, मैं इसको गुनाह मानता हूँ। बहुत से लोगों ने जंग आज़ादी से लेकर भारत पाक युद्ध के अंदर कुर्बानियाँ दी, सेना में लड़ते हुए कुर्बानी दी। रफ़ी अहमद कदवई भी यहाँ रहे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी रहे, कैप्टन फैजू खान ने भी कुर्बानी दी, मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी। पर कई बार तुष्टिकरण जब हद से ज़्यादा पार कर जाता है, तब लोगों को लगने लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई बात ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए। हमारी गंगा यमुना संस्कृति है, और इस संस्कृति के अंदर मैं नुपुर शर्मा जी के उस बयान से इत्फाक बिल्कुल नहीं रखता। उनको इस प्रकार के जुम्मेदार प्रवक्ता के पद पर रहकर इस प्रकार का बयान जारी नहीं करना चाहिए था। पर उसके बाद उदयपुर के अंदर जिस प्रकार एक कन्हैया लाल की हत्या इस बात पर हो जाए कि उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति के बच्चे ने एक उस पर डीपी लगा दी, अपने टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल पर एक पोस्ट डाल दी, और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार भी करती है। वो पुलिस से गुहार भी करता है कि उसके जीवन को खतरा है, और वो सुरक्षा की मांग भी करता है। सरेआम सोशल मीडिया पर धमकी दी जाती है, सर कलम करेंगे, सर कलम कर दिया जाता है। ऐसा जघन्य लोमहर्षक घटना, निंदनीय घटना, ये राजस्थान के सामाजिक परिवेश पर दाग लगाने वाली घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सर, नुपुर शर्मा ने जब ये बयान दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दिया उनको पार्टी से। सर, उसके बाद उनको सर तन से जुदा की धमकियां मिलने लगी। तो सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग करके सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लिया? नहीं, अलग नहीं। देखिए, जब जुम्मेवार पद पर हम बैठे हैं, हमारी जबान से निकलने वाले एक एक शब्द का हमें इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए। ऐसी बात जो हमारी पार्टी की नीति सिद्धांत के विपरीत है, हम व्यक्तिगत तौर पर बयान जारी करके पार्टी को कटघरे में खड़ा करें और पार्टी उस कलंक को ढोए, ये ज़रूरी नहीं है। पार्टी ने जो भी निर्णय किया बिल्कुल ठीक किया। और अब नुपुर शर्मा जी को भी अगर कोई चेतावनी और धमकी देता है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। उनके जीवन की रक्षा करना भी शासन का कर्तव्य है, शासन को करना चाहिए। सर, आपने अभी गंगा तहजीब के बारे में बात की, लेकिन विपक्षियों का भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर ये आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। देखिए, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 7 बार जीत कर आया हूँ, वहाँ सर्वाधिक मुसलमानों की जनसंख्या है, मतदाता भी हैं, 60,000 के लगभग हैं। और आई बार मेरे सामने मुसलमान उम्मीदवार चुनाव में उतरता है, उसके बाद भी वतन परस्ती मुसलमान मुझे वोट भी देते हैं, मैं जीतता भी हूँ। इसलिए सारी चीज़ को एक ही चश्मे से देखने मैं उचित नहीं मानता। हमें निश्चित तौर पर उन लोगों के विरुद्ध में मन बनता है
जो भारत पाक के क्रिकेट मैच के दरमियान पाकिस्तान के जीतते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, इस वतन में रहते हैं, पर उनका कमिटमेंट, उनकी आस्था इस मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तान से रहते हैं। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की यदाकदा बातें सामने आती है तो एक वातावरण में कुटिलता और तनाव आता है जो नहीं आना चाहिए। सर, कांग्रेस के लोगों द्वारा राजस्थान में आरोप लगाया जाता है, कमजोर विपक्ष और गुटबाजी का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है, और तो और कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 10-12 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? खुद कांग्रेस को अपने गिरेबां में झांक के देखना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिस पार्टी की अगुवाई चुनाव से पहले सचिन पायलट जी ने की, उनके संगठन के मुखिया रहे, फिर मुख्यमंत्री बनो का खेल चला और उसके अंदर जादूगर अशोक जी ने बाजी मार ली, और तब से अपमान करने की राजनीति और अंतर्द्वंद की राजनीति की प्रकाष्ठा तब हो गई जब 2 कोप भवन के अंदर 5 सितारा होटल में ये जाके रूस के बैठ गए और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। जो पार्टी खुद टुकड़ों टुकड़ों में बटी है, वो एक सिद्धांतिक पार्टी, हम जब पार्टी के सदस्य बनते हैं तो पंचनिष्ठाओं की बात करते हैं, एकात्म मानववाद की बात करते हैं। उस तरह की पार्टी के लोगों पर ये कहना वो भाजपा अलग अलग है, अगर भाजपा के पास काबिल व्यक्तियों की जमात लंबी है तो हमारे गर्व की बात है। उसको उनको क्या तकलीफ है, उनको अपने गिरबां झांक के देखनी चाहिए। सर, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ सरकार बनाने में, जोड़ तोड़ मरोड़ कर सरकार बनने में, सरकार अस्थिर करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। देखिए, जो जिस पार्टी का कभी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन था, आज सिमट कर 2 छोटे से राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सिमट गई वो पार्टी। उस पार्टी को अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो उस पार्टी के सिद्धांत परिवारवाद की मिजाज पुरसी के अंदर और एक परिवार की परिक्रमा के अंदर पार्टी के हाल बदहाल किस प्रकार के होंगे। दूसरों की तरफ उंगली करने से पहले ये सोचना चाहिए कि 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी मुड़ रही हैं, पहले अपनी बात देख लें। सर, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, केंद्र में भाजपा सरकार है, तो सर भाजपा सरकार का एक मुख्य मुद्दा हुआ करता था महंगाई कोई वक्त में, लेकिन आज सर महंगाई पे कोई बात नहीं करता। सिलेंडर जो 450-500 मिलता था आज 1000 से ऊपर हो जा रहा है। सर देखिए, क्रूड ऑयल की जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड गैस के दाम बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर उसके अनुपात में कई बार पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने के साथ साथ गैस के दाम भी बढ़े हैं। पर आज जिस प्रकार मुद्रास्फीति की बात जो पहले हुआ करती थी 2 डिजिट में, आज वो 2 डिजिट में नहीं है। सब चीज़ें नियंत्रण में हैं। बहुत तेज़ी से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और वो दूर नहीं, जब हम देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर सामने आ जाएंगे। देश की जीडीपी बढ़ रही है, आधारभूत संरचनाओं के अंदर जितनी बड़ी संख्या में साइफन हो रहा है राशि के सरकार की, वो भी अपने आप में बेमिसाल है। आज रोड का नेटवर्क हो, चाहे किसी हर व्यक्ति को पानी स्वच्छ जल पहुँचाने की बात हो, मकान सर पर छत देने की बात हो, सब बातें हो रही है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त महंगाई कहीं मुद्दा है, और महंगाई इस कदर है कि इसमें आमदनी जहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है उस अनुपात में महंगाई का बढ़ना अनुपातिक तौर पर इतना असंतुलित नहीं है। सर, दिन ब दिन राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, और तो और जो विधायकों पे सर हत्या के आरोप लगाए जाते हैं, मलिंगा जैसे विधायकों पे मारपीट के आरोप लगते हैं, नवा विधायक पे हत्या का आरोप होता है सर, और भी कई ऐसे कांड होते हैं, रेप की घटनाएं होती है, कन्हैया लाल जी वाला हुआ मामला। तो सर पूरे मामले को देखते हुए राजस्थान की कानून व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, नए राजस्थान में कानून है, न व्यवस्थाएं हैं, दहशतगर्दी की जिंदगी है। यहाँ एक मुख्यमंत्री नहीं, जिस किसी ने भी चुनाव लड़ लिया और जो चुनाव जीत गए, सारे के सारे 200 मिनी मुख्यमंत्री हैं। जहाँ पसंदगी नापसंदगी के आधार पर मुख्यमंत्री को विधायक के दबाव के अंदर इस प्रकार के फील्ड ऑफिसर लगाने पड़ते हैं जो अपने फील्ड में जाकर सिवाय लूटने के दूसरा काम नहीं करते। माफियाओं के साथ हेल मेल करने की बात को लेकर हद तो तब पार के जब सिरोही के एसपी अभिलाषा टाक इसलिए उनको हटाया गया कि सीधे तार वो खुद ही तस्करी में तस्कर बने हुए थे। ये एक बात नहीं है। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन चुकी है। राजस्थान के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा असफल साबित हो चुके हैं। राजस्थान में जिस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है, पुलिस की जिस तरह पिटाई हो रही है, माफियाओं का आतंक जिस प्रकार बढ़ रहा है, गैंगस्टर जेल से गैंग का संचालन कर रहे हैं, ये राजस्थान के लिए पहला प्रयोग होगा जो राजस्थान के लोग देख रहे हैं। इसलिए इस सरकार को इसका पाप का भुगतान करना होगा।
और सरकार को वोट की चोट से लोग सीधा करेंगे। सर, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जिस पे गहलोत साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो सर भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य के बीच में प्रोजेक्ट अटका हुआ है, इससे जनता कहीं ना कहीं त्रस्त हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में? ERCP का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी के कालखंड में बना था। उस समय से ही मध्य प्रदेश ने उस पर आपत्तियां दर्ज करानी प्रारंभ की थी, और इस बार कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि 50% पर वाटर डिपेंडेबिलिटी पर किसी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं किया जाए, क्योंकि ये 2 राज्यों के बीच में है। हम सरप्लस पानी टैप करना चाहते हैं, उसके आधार पर 17 जिलों के अंदर पानी की कमी को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जब तक मध्य प्रदेश इस पूरे मामले के अंदर सहमति नहीं देगा तब तक ये संभव नहीं होगा। और पूरी राजनीति कांग्रेस कर रही है इसके अंदर। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा था कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाओ, वो तकनीकी पेच जो आज फंसे हुए हैं उसको दूर करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस मिलकर किस प्रकार दूर करें, क्या अंतर्राष्ट्रीय और इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने के अंदर किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो पूरे क्यों नहीं हो रहे, उसके लिए क्या कमी है। केंद्र को हम कहेंगे राज्य में आप पूरे करें, अपना मध्य प्रदेश का मामला है जो मिलजुल के दूर करेंगे, परंतु ये नहीं, वो तो सिर्फ 13 जिले के अंदर राजनीतिक फसल काटने के लिए इस प्रकार का भ्रम का वातावरण करने को कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इनके झांसे में लोग आएंगे नहीं। सर, गहलोत साहब अक्सर ये कहते हैं कि 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने दिए, आज एक अलग हुए वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो सांसद आज लोकसभा में है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता की आवाज़ उठाने में असमर्थ है। गहलोत साहब अक्सर ये कहते रहते हैं, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, गहलोत साहब के मन में बड़ी खींच है। हर बाप के मन में खींच तब होती है जब उसका बेटा पहले ही पायदान पर भी असफल हो जाता है। इसलिए उस दर्द को, उस दंश को भूल नहीं पाते, इसलिए उनको कई बार निकम्मे, नकारा, नालायक इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल वो पहले सचिन जी के लिए करते थे, अब हमारे MP मंत्रियों के लिए करने लग गए। मैं समझता हूँ कि मेरे को उनसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि उनके मन में जो कांटा है वो कांटा निकल नहीं रहा, निकाल पाएंगे भी नहीं वो। इसलिए उनके कहने से उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है भी नहीं। सर, कांग्रेस के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री सब कह रहे हैं कि 3 साल बेमिसाल, आप क्या कहेंगे? 3 साल बदहाल, 3 साल सिसकता हुआ राजस्थान, 3 साल अबलाओं की लुटती हुई इज्जत, माथे पर से मिटता हुआ संदूर, 3 साल पुलिस की बेबसी पिटती हुई पुलिस, और 3 साल तस्करों के साथ मिली भगत पुलिस की, और 3 साल के अंदर दहशतगर्दी और गैंगस्टर का राज। यही अगर बेमिसाल है तो मुबारक हो अशोक जी आपको। सर, राजस्थान में 30-35 सालों से अक्सर ये ट्रेंड बना हुआ है, 5 साल बाद कांग्रेस भाजपा सरकार बदलने का सर ट्रेंड बना हुआ है। इस बार गहलोत साहब भी करेंगे सरकार रिपीट होगी, और वर्तमान जो परिदृश्य देख के लगता नहीं है ये शेख चिल्ले के सपने अच्छे हैं। इस बार सबसे शर्मनाक हार होगी, ये मैं आज बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, समय की रफ्तार बताएंगे, तिल देखना तिल की दाद। सर, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा क्या रोड मैप रहेगा, क्या कुछ? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल तन के तैयार खड़ा है, हमारा कैडर तैयार खड़ा है। सरकार की विफलताएं और हम जिस प्रकार के राजस्थान के निर्माण को करना चाहते हैं वो लोगों के बीच में जाकर हम अपनी बात को कहेंगे। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा प्रचंड हमें समर्थन मिलेगा जिसके जो आज तक ना हुआ है ना होगा। सर, आज युवाओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो? देखिए, आज का नौजवान कल का हमारा नागरिक है। इस मुल्क के अंदर हमारी नौजवान शक्ति, हमारी 35 साल से कम उम्र की संख्या 50% है। ये देश आपका है, आप देश के साथ जुड़िए। संविधान ने कुछ मौलिक कर्तव्य बताए गए, उन मौलिक कर्तव्यों को पूरा करिए। हम सकारात्मक दृष्टि से आम आदमी दुख तकलीफ को दूर करने के लिए एक वाहक के रूप में काम करें। इस काम में हम सब लोग जुटें, चाहे हमारा राजनीतिक दल कुछ भी हो सकता है। नेशन फर्स्ट, ये भावना हम सब में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ साहब से बात की, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से गहलोत साहब के जो 3 साल रहे उसमें पूरा जो कानून व्यवस्था ठप रही, और भी कई मुद्दों पर इन्होंने बात की, और इनका ये भी कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी। तो देखते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में क्या कुछ समीकरण रहते हैं। तो साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।